हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आकर हम आ गए हैं अब सैम्पल पेपर। हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर भी सॉल्व करा दिए। अब हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं? सैम्पल पेपर, यानी कि आपके एग्जाम में आपके सामने किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आएंगे और आपको किस तरीके से उसमें से आंसर ढूंढने हैं और करने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको छोटी सी मिस्टेक के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखते हैं कि ये हमको सैम्पल पेपर्स क्या बता रहे हैं और किस तरीके से हमको यहाँ पर काम को शुरू करना है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन पेपर्स आएगा तो उससे पहले हमें 15 मिनट्स प्रायर पेपर मिल जाता है। जो भी 3 घंटे का हमारा डिसाइडेड समय रहता है उससे 15 मिनट्स पहले हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो वो जो 15 मिनट्स पहले मिलता है ना, उसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हमारे सामने उसमें गद्य खंड आता है, तो उस गद्य खंड को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम उसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो बस उस 15 मिनट को आपको अच्छे से देखना है। तो अब कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर, देखते हैं। निर्धारित समय 3 घंटे का है। आपके अधिकतम अंक 80 हैं, यानी कि ये 80 मार्क्स का आपका पेपर पूरा आएगा। अब निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपको इसे करना कैसे। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए हैं, ठीक है, आपके पास 4 खंड है। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि उसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर देना अनिवार्य है आपके पास में। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए, यानी कि आप कोशिश करिए कि आप सभी खंडों को लाइन से लिखें। जैसे आपने का खंड लिया है तो का खंड के अंदर सपोज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी हम का खंड करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, तो उस एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप का खंड करें। उनके सारे क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उन 5 क्वेश्चन को आप लाइन से करेंगे। फिर खा खंड में आपके पास व्याकरण आएगा, तो व्याकरण के 1 से लेकर 17 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे लाइन से लिखेंगे आप। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लाइन से उसके आंसर लिखेंगे। ये नहीं हुआ कि आपने पहले नंबर 2 लिख दिया, फिर नंबर 17 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4, ऐसे नहीं करिएगा। आप हमेशा नंबर जैसे आपकी क्रमांक रहते हैं 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, वैसे ही आप इसको लाइन से करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए आसानी है। और दूसरा, जब आप एग्जाम पेपर कर लेंगे तो आपके लिए रीचेक करना बहुत आसान हो जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर को रीचेक कर लीजिए। तो इस तरीके से ही आपको करना है। क्वेश्चन पेपर करने का यही तरीका होता है। और आपको जो छोटी सी टिप्स जो ये भी है, पहली चीज, आप सिर्फ 2 पेन्स का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। लाइन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हैंड राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे सपोज आप 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। सपोज 1 लाइन का गैप छोड़िए आप, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया और दूसरा यहाँ पर शुरू हो गया। एक के बाद अगर दूसरा शुरू कर देंगे तो वो बहुत मेसअप लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक क्वेश्चन खत्म करने के बाद बीच में 1 लाइन का गैप रखिए और उसके बाद ही आप शुरू करिए। तो ये तो रही छोटी छोटी सी टिप्स, और बीच बीच में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे तो आपको हम टिप्स बताते भी जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो पहला क्या है, आपका खंड का है। खंड का में आपके पास अपठित गद्यांश है। ये गद्यांश कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन तब भी हम ये गद्यांश आपको सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे बनाने होते हैं। मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, एज इट इज लाइन उठाकर रख देते हैं। ये आपको नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको वैसे ही आंसर देना होगा। कैसे, चलिए देखें। पहला क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था रिटन वर्क से पहले 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उस 15 मिनट में आपको ये वाला पैरा बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स खोज के रखने हैं आपको, ताकि जैसे ही आपको आंसर शीट में लिखने के लिए परमिट किया जाए आप तुरंत ही उन आंसर्स को लिखना शुरू कर दें, ताकि आपकी टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है, पहला, महंगाई या मूल्य वृद्धि से आज समस्त विश्व त्रस्त है। भारत बढ़ती महंगाई की चपेट में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनसाधारण को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई से देश के आर्थिक ढांचे का अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। महंगाई के निर्मम चरण अनवरत रूप से अग्रसर है। पता नहीं वे कब और कहां रुकेंगे। आज कोई भी वस्तु बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं है।
समाज का प्रत्येक वर्ग महंगाई की मार को अनाहुत स्थिति अतिथि की तरह सहन करा। अनाहुत मतलब जिसे हम नहीं चाहते हैं और आ जाए, वो अनाहुत अतिथि की तरह सहन कर रहा है। इसका सर्वग्राही प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं पर अत्यधिक खर्च हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों में धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक मान्यताएं पीछे छूटती जाती हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। अर्थशास्त्र की मान्यता है कि यदि किसी वस्तु की मांग उत्पादन से अधिक, यानी कि किसी चीज की मांग उत्पादन से अधिक हो तो मूल्यों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें कम मिल रहा है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, वो उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम कैसे छांटेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि ये कहां पर आएगा हमारा। अब हमने क्या दिया, विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, महंगाई या मूल्य वृद्धि से आज समस्त विश्व त्रस्त है। तो ये हमें पहली लाइन में मिल गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए महंगाई या मूल्य वृद्धि, तो इसे हम कैसे करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी समस्या आज की मतलब सबसे बड़ी समस्या महंगाई और मूल्य वृद्धि है। तो जैसे आपको उसमें त्रस्त करके लिखा था, आपको त्रस्त नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या मूल्य वृद्धि या महंगाई है। इस तरीके से इसका आंसर हम देंगे। सामने दिया है आपका, ये चीज हो गई। अब इसमें आपको जैसे दिया था ना, महंगाई और मूल्य वृद्धि आपको ही निकालना है, इसमें जितना ये इतना दिया है, बस ध्यान रखिएगा आपको एक्सेस चीजों को नहीं करना है, जितना उन्होंने पूछा है उतना आंसर। अपठित गद्यांश में क्या करते हैं, जैसे आपने बढ़ती महंगाई के चक्कर में बुरी तरह जकड़ा हुआ है, आपने 2-3 लाइन इसमें से उठा के लिख दी, ये आपको नहीं करना है, हमें ये करना ही नहीं है। जितना उन्होंने पूछा उतना ढूंढिए और उतना लिखिए, बस इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो हमने ये ढूंढा और लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महंगाई से देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब महंगाई से देश की आर्थिक स्थिति, देश मतलब अब भारत की बात आ गई। तो अब इसको हम कहां पर ढूंढेंगे, ये देखिए, भारत बढ़ती महंगाई की चपेट में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे जनसाधारण को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई से देश के आर्थिक ढांचे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब ये हमारा इतना आंसर है। लेकिन अब हमें एज इट इज नहीं लिखना है, जैसे उन्होंने पूछा है हमें वैसे ही लिखना है। तो अब आर्थिक ढांचे पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, आप इतना आप सोच लिया आपने कि ये हमारा आंसर होगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे यहां पर कि महंगाई से देश की आर्थिक स्थिति पर क्या हुआ, आर्थिक स्थिति से देश के आर्थिक ढांचे पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना आप यहां पर दे देंगे और आपको यहां पर कोई चीज नहीं लिखनी है, ध्यान रखिएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आता है, स्वार्थ का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वार्थ जो होता है उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हमें ढूंढना है कि इसमें कहां पर दिया गया है। तो इसका सर्वग्राही प्रभाव जीवित के प्रत्येक सरकारी योजनाओं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों में धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक मान्यताएं पीछे छूटती जा रही हैं। तो क्या होगा कि यहां पे ध्यान रख लीजिए, धार्मिक, सामाजिक व नैतिक मान्यताएं पीछे छूटती जा रही हैं। तो स्वार्थ का लोगों पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि इसके कारण लोगों की सामाजिक, नैतिक और धार्मिक जो नीतियां हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं, इस तरीके से। ठीक है, स्वार्थ का लोगों पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि लोगों में धार्मिक, सामाजिक व तथा नैतिक मान्यताएं पीछे छूटती जा रही हैं। सिर्फ ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछा है हम वैसे ही आंसर देंगे। अब क्या अर्थशास्त्र की क्या मान्यता है, हमने लास्ट लाइन में देखा था। अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि जब किसी वस्तु की मांग, यहां से देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग उत्पादन से अधिक हो तो मूल्यों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। ये तो हम एज इट इज लिखते हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही इसमें लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब हमें इसका शीर्षक लिखना है।
तो यहाँ पर शीर्षक आप अपनी मन से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए पूरा पैरा पढ़ने पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये महंगाई से रिलेटेड है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये महंगाई, महंगाई एक समस्या, सबके लिए समस्या ही तो है ना, ठीक है, क्या है, महंगाई एक समस्या। तो इस तरीके से ये आएगा। फिर उसके बाद है मांग का विपरीत शब्द क्या होगा, ये आपको गद्यांश में ही मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मांग का विपरीत शब्द आपको गद्यांश से ही ढूंढना है। आप देखिए यहाँ पे दिया है, मान्यता है कि यदि किसी वस्तु की मांग, ये देखो दिया है मांग, उत्पादन से अधिक हो तो मूल्यों का स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि क्या है, उसकी पूर्ति की जाती है। अगर कोई चीज मांगी जा रही है तो क्या है, उसकी पूर्ति होगी ना, तो उसका विपरीत अर्थक शब्द हमारा क्या होगा, पूर्ति। मांग का विपरीतार्थक शब्द है पूर्ति। तो ये हमारा इसका अर्थ निकल आया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पैरा सॉल्व कर लिया कि हमारे सामने क्या आएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खंड खा व्याकरण। अब यहां से हमारे व्याकरण के क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। करीबन ये 16 मार्क्स का आएगा आपके पास में। 16 मार्क्स में हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, जैसे ये दिए एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको चुनना है कि आपका इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। पद बनने से पहले शब्द में रूप साधक प्रत्यय अवश्य लगते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था शब्द और पद, ये उससे क्वेश्चन लिए गए। मतलब हमारे पास 4 टॉपिक रहे हैं, चारों से 4-4 क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला हमारे 4 क्वेश्चन किससे हैं, शब्द और पद से। तो यहाँ पर पद बनने से पहले, अब पद बनने से पहले की क्या स्थिति रहती है, शब्द की रहती है, ठीक है, हमें ये याद है। पद कब बनते हैं, वाक्य। तो पद बनने से पहले शब्द में रूप साधक प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय अवश्य लगते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रूप साधने के लिए, यानी शब्द को रूप साधने के लिए हम क्या लगाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं शब्द रूप। यानी कि जब हम शब्दों के रूप को साधते हैं तो वो कहलाते हैं शब्द रूप। जो जैसे कि हम संस्कृत में पढ़ते हैं, संस्कृत में हम जब पढ़ते हैं शब्द रूप, तो क्या होता है वो कि एक ही शब्द के कई सारे फॉर्म्स बताए जाते हैं। तो वो हमारा पद हम नहीं बना रहे हैं, अभी हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द हमारे जब रहते हैं तो उनके अलग अलग रूपों को बताने के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं, याद है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने बताया लता, लता का शब्द रूप होता है, क्या होता है, लता, लते, लते और लता, ठीक है। अब ये लता एक शब्द है, अब इसी में हमने प्रत्यय लगा के इसके रूपों को बढ़ाया है, ठीक है। कैसे रूपे बताया, इसमें हमने लता में हमने क्या यहां पर क्या प्रत्यय लगाया है, ए प्रत्यय लगाया है ना। तो अब यहां पर आ भी है आपका, ठीक है, ए। फिर उसके बाद क्या है, लता, तो यहां पर क्या आया, लता, तो यहां पर आहा शब्द का प्रत्यय लगा, ठीक है। देखिए, तो यहां पर हम प्रत्यय लगा के शब्दों के रूपों को बदल देते हैं, इनमें क्या बदलाव आते हैं ये हम यहां पर बताते हैं। तो वो क्या हमारे बन जाते हैं, शब्द रूप बन जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, लड़का, किताब, घोड़ा, बच्चा आदि कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कि इनको हम ध्यान से देखिए, क्या ये शब्द रूप कहलाएंगे, स्वतंत्र शब्द कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, या शब्द समूह कहलाएंगे, ये हमें ध्यान। अब देखिए ये सभी स्वतंत्र हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। अगर ये शब्द समूह होते तो इनके बीच में कॉमा नहीं लगा होता। तो अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये सभी क्या है, स्वतंत्र शब्द हैं, कि इन्हें हम उठाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम उठाएंगे और किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, स्वतंत्र शब्द हैं, आजाद हैं ये, अभी तक ये पद में नहीं आए। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, क्योंकि जैसे हम इनको किसी में उठाएंगे, जैसे लड़का किताब पढ़ रहा है, ठीक है, हम बोलेंगे लड़का किताब पढ़ रहा है और बच्चा घोड़े पर बैठा है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा।
जब हम उसको शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग कर देंगे तो वो पद बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये तो हम पूछ रहे हैं कि ये प्रेजेंट रूप क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र शब्द। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित वर्णों में अनुस्वार का मानक रूप कौन सा है। अनुस्वार के लिए इसमें कौन सा एकदम सही है। अनुस्वार याद रखिएगा, अनुस्वार हमारा क्या होता है, जो सिर्फ नाक से निकलता है और उसकी पहचान क्या होती है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी। तो अब यहां पर देखिए सम्मान, तो वो गलती लिखा है, तो वो तो गलत है। और माँ में माँ क्या है हमारा, अनुनासिक है, ये तो ये भी गलत है। यहाँ पे तो लगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो क्या हुआ हमारा, स्वयं, क्योंकि यहाँ ऊपर आपके बिंदी यानी कि अनुस्वार दिया हुआ है, इसलिए ये इसका सही रूप है। तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि कहाँ से निकलती है। हमने आपको बताया था ये चीज पहले भी कि अनुनासिक, अनु मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, अनुनासिक मतलब नाक, यानी नाक से थोड़ा टच करती हुई, और निकल कहाँ से रही है, मुंह से, निकलेगी मुंह से लेकिन नाक से टच करते हुए। तो कहाँ कहाँ का इस्तेमाल हुआ, मुंह और नाक का। तो ये क्या सही हुआ हमारा, मुंह और नाक। देखिए नाक गलत है, क्योंकि नाक से सिर्फ कौन सी निकलती है, हमारी अनुस्वार निकलती है। मुंह से हमारी जो बाकी वर्ण होते हैं हम उनका निकालते हैं। तालु से जैसे ऊष्म व्यंजन होते हैं उनका निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये गलत है। सही शब्द हमारा क्या होगा, मुंह और नाक से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग किया गया है। देखिए अब हमारे सामने क्या आ गया, उपसर्ग और प्रत्यय। अब ये जो सामने आपके लिखे हुए हैं इसमें प्रत्यय कहाँ लगा है, हमें ये ढूंढना है। आपके सामने कंफ्यूजन का बहुत सारी चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर नी डर, तो अब डर हमारा क्या है, मूल शब्द, और नी हमारा क्या है, उपसर्ग। तो यानी कि यहाँ पर तो उपसर्ग है, गलत। आ जन्म, अब आ हमारा है मूल शब्द, सॉरी जन्म हमारा है मूल शब्द और आ हमारा क्या है, उपसर्ग, तो ये भी नहीं, हमें तो प्रत्यय जोड़ना है। बचपन, ठीक है। अब यहां पर अब सबसे पहले क्या निकालना है, मूल शब्द निकालना है। तो अब यहां पर मूल शब्द क्या है, पन, पन, ठीक है। तो अब यहां पर मूल शब्द हमारा, सॉरी एक मिनट, हम इसको जो हमारा सही है उसे हम बाद में समझाएंगे, पहले ये देखते हैं। भर पेट, तो भर हमारा क्या है, आपका उपसर्ग है, और पेट हमारा क्या है, आपका जो है मूल शब्द है। अब हम आते हैं जो हमारा सही है। सही हमारा क्या है, बचपन। तो बचपन में हमें क्या निकालना है, प्रत्यय। तो अब बच के निकल जाना, हम बोलते हैं ना बच के निकल गए, तो ये क्या है, बचना। और पन हमारा क्या है, प्रत्यय। तो हमारा सही ये वाला है। बच, हम मूल शब्द निकाल रहे हैं, तो बच हमारा क्या हो गया, कि हम किसी चीज से बोलते हैं ना बच के हम निकल गए, तो ये हमारा क्या हो गया, मूल शब्द, और ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। तो इस तरीके से सही हमारा कौन सा है, नंबर 3। तो याद रखिएगा जब भी हम खोजेंगे तो सभी के ऑप्शंस ठीक से देखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने बहुत सारी चीजें रहेंगी। अब नंबर 7 हमारे पास में आता है कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय चुनिए। अब आपके सामने कई दिए हुए हैं, कनिष्ठ। अब देखिए इसमें सबसे पहले से हम शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे सही हमारा ये वाला है, अब इसको हम कैसे करेंगे डिफाइन पहले समझेंगे। अब इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, इधर भी छोटी ई की मात्रा लगी है, तब तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पर गलत है। अब यहां पर क्या हुआ, कन और फिर इष्ट, ये छोटी ई की मात्रा हमने ई और ष्ठ में लगा दिया, तो ये हमारा सही है। ये गलत है क्योंकि छोटी की मात्रा इसमें भी है, छोटी की मात्रा इसमें भी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अब जैसे कन है लेकिन टा तो कहीं दिया ही नहीं, तो टा क्यों आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब हम कनिष्ठ को हम अलग अलग कर रहे हैं, जैसे ये कनिष्ठ है, ठीक है। अब कनिष्ठ में हम सबसे पहले अलग कैसे करेंगे, हमको प्रत्यय अलग करना है, तो कन शब्द हमने अलग किया। अब ये जो छोटी ई की मात्रा थी हमने इसको उठाकर यहां पर डाल दिया ऐसे करके, और अष्ट इसको दे दिया,
तो इस तरीके से हमने इसका विग्रह किया, कन प्लस इष्ट। तो यहां पर हम ये चीज ऐसे सॉल्व आपको करके देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है कन प्लस इष्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग की सहायता से नहीं बना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखिएगा। जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कुछ शब्द हिंदी उपसर्ग के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। हिंदी और संस्कृत के अलग अलग उपसर्ग लिए जाते हैं, कुछ आगत उपसर्ग होते हैं, दूसरी भाषाओं से आते हैं। तो यही चीज यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उपसर्ग सभी में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदी का कौन सा है ये निकालना है। अब इसका सही शब्द जो है वो है पहला वाला, यानी कि जो है सत प्लस गुण, सत प्लस गुण। तो सत जो है वो हिंदी शब्द से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें अनपढ़ है, अन हमारा शब्द जो है वो आगत भाषा का है, 29 ये भी बाहर का है। तो ये सभी जो हैं आगत भाषाओं से लिए गए हैं। हिंदी ये जैसे आपका अन है, उन है, भर है, ये सभी हमारी आगत भाषाओं से लिया गया है, लेकिन सत हमारा किससे है, हिंदी भाषा से लिया गया उपसर्ग है, इसलिए इसका पहला वाला हमारा सही होगा। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है, याद रखिएगा। कैसे, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, दोनों शब्दांश होते हैं, दोनों का प्रयोग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, दोनों शब्दों में बिना प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो अब हम नीचे से शुरू करते हैं इसको डिफाइन करना। कैसे करेंगे, देखिए, दोनों शब्दों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए हमें हमेशा एक शब्द की जरूरत होती है, यानी कि अगर शब्द नहीं है तो हम प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय के लिए एकदम सही है। तो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। उन्होंने पूछा संबंध में सही नहीं है, हमें यह ध्यान रखना है। फिर दोनों का प्रयोग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, जाहिर सी बात है, हम चाहे अब उपसर्ग लगाएं चाहे प्रत्यय लगाएं, जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल जाता है, हमेशा अर्थ बदल जाएगा। तो ये भी उपसर्ग और प्रत्यय के लिए एकदम सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। फिर उसके बाद आता है दोनों शब्दांश हैं, जाहिर सी बात है, शब्द के अंश तो हैं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, दोनों ही शब्द के अंश हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं है। फिर दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा गलत है। हम दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, उपसर्ग का भी और जो है आपका प्रत्यय का भी। जैसे हम आपको यहां पर एक हम ऑप्शन देते हैं, पराधीनता, ठीक है, ये एक हमने शब्द दिया। अब हम इससे बोल रहे हैं आपसे उसमें से उपसर्ग निकालिए, मूल शब्द निकालिए और प्रत्यय निकालिए। देखिए इसमें कैसे होगा, पर, ठीक है, पर प्लस आधीन प्लस ता। तो अब ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, फिर ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। देखिए हमने एक ही शब्द से उपसर्ग भी निकाला, मूल शब्द भी निकाला और प्रत्यय भी निकाला, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है उपसर्ग प्रत्यय के लिए। तो हम यहां पर इसको सही करेंगे, और हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिया कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही इस्तेमाल होते हैं मूल शब्द के साथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, यह डैश कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा डैश है, रिक्त स्थानों में उचित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का प्रयोग करें। कैसे करेंगे, देखिए इसका सही ऑप्शन हम ढूंढेंगे, कृति कृत, कृत कीर्ति, कृत कृति, कीर्त कीर्ति।
तो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा लग रहा है हमको वो है नंबर 1 वाला। जैसे यह जो है यह कृति, यानी कि अगर हमारे सामने कोई पुस्तक रखी जाए जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी होगी तो हम क्या बोलेंगे? कृति, यानी कि कोई रचना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कृति। कृति, यह कृति कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत। कृत, कृत मतलब बनाना, यानी कि उनके द्वारा बनाई गई है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा बनाई गई है। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, श्रुति संभिन्नार्थक छद्म युग्म प्रणय और परिणय का अर्थ बताइए। ठीक है, प्रणय और परिणय, तो ये हमारा क्या होगा? पहला प्रणय क्या होता है? आपका जो है दाम्पत्य, दाम्पत्य पति पत्नी के लिए हम बोलते हैं प्रणय। और परिणय का क्या अर्थ होता है? विवाह। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? दाम्पत्य प्रेम विवाह। ठीक है, तो बाकी क्या है? विवाह, संतान उत्पत्ति, प्रेम, छल, प्रण करना, प्राणवान, ये सभी ही गलत हैं। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 1 दाम्पत्य प्रणय, यानी कि दाम्पत्य, परिणय मतलब प्रेम विवाह। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या है? आनंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब आपके सामने कई चीजें दी गई हैं, तो उसमें आपको निकालना है आनंद, प्रफुल्लता, दनुज, शाल, अचल। तो इसका सही पर्यायवाची जो हमने पढ़ा है वो क्या है? प्रफुल्लता। इसका सही पर्यायवाची है प्रफुल्लता, यानी कि हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, दुख शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब दुख का क्या है? शाल, सुर, हर्ष, पीड़ा। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है? पीड़ा। पीड़ा मतलब होता है तकलीफ, तकलीफ होगी तो क्या होता है? दुख। तो ये हमारा सही ऑप्शन है नंबर 4 वाला, दुख का पर्यायवाची है पीड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भूषण शब्द का विलोम बताइए। कट, विभूषण, शुक, दूषण। भूषण का सही विपरीतार्थक शब्द है दूषण। भूषण, दूषण। तो इसको हम देखेंगे, सामने कई दिए हैं, विभूषण, शुक, कट, आपको ये नहीं देना, भूषण का सही होगा दूषण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्व शब्द का विलोम बताइए। प्रभुत्व, लघुत्व, प्रतिकूल, दासत्व। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन हमारे सामने क्या होगा? आपका लघुत्व। देखिए, गुरु मतलब होता है बड़ा, गुरु का क्या होता है? बड़ा, तो बड़े का क्या होगा? छोटा। गुरु मतलब बड़प्पन और लघुत्व मतलब छोटापन। तो इस तरीके से गुरु मतलब बड़ा, लघुत्व मतलब छोटा। तो गुरुत्व का ऑप्शन क्या होगा आपका सही विपरीतार्थक? लघुत्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, वाक्य में किस प्रकार से नकारात्मकता का बोध होता है? कोई वाक्य हमारे सामने रखा जाता है तो उसमें नकारात्मकता का बोध हमें किस तरीके से पता चलता है? हमें पता चलता है उस चीज में ना, नहीं, मां, यानी किसी चीज के लिए हम मना करते हैं। तो मना करने वाले वाक्य हमारे कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? संकेतवाचक वाक्य किस प्रकार के वाक्य होते हैं? संकेत यानी कि किसी की तरफ इशारा करने वाले वाक्य किस तरीके के होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, ये वाक्य होते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट वाक्य हमारे कौन से रहते हैं? मिश्र वाक्य। जैसे हमने बोला, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो पहला वाक्य जब हम पढ़ते हैं तुम जैसा करोगे, तो वो अधूरापन लिए है, यानी कि वो दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है। तो उस परिस्थिति में हमारा मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में भी 2 वाक्य इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं। जैसे माँ बाजार गई
और फल लेकर आई। तो माँ बाजार गई। जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र वाक्य लग रहा है। इसके ऐसा नहीं लग रहा है इसको पढ़ने के बाद कि इसके बाद भी कोई शब्द या वाक्य होगा। तो इस तरीके से हमने आपका व्याकरण वाला खंड पूरा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट खंड हमारा क्या कौन सा आएगा? गा खंड। गा खंड में हमारे सामने अब वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। क्या दिया है? पाठ पुस्तक से रिलेटेड, यानी हमने जो पुस्तक पढ़ी है, हमने 2 पुस्तक पढ़ी है, संचयन और स्पर्श। तो उस खंड दोनों ही बुक से इस खंड में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्न उत्तर को हमें ध्यान से देखना है। सारे चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, काव्य खंड भी और गद्य खंड भी। तो उसी से अब हम शुरू करते हैं। क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारा व्याकरण था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से हमारा क्या शुरू हुआ? पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 अंक के हैं। अब आपके सामने कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपके वो 6 हो जाएंगे। कैसे दिया अब इन्होंने? दुख का अधिकार पाठ में लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो दुख का अधिकार पाठ में हमको क्या बताया गया था कि एक खरबूजा बेचने वाली औरत जो है वो बहुत रो रही थी। तो उसने रोते हुए जो क्या था, उसका बेटा मर गया था। कैसे मरा था? उसे सांप ने काटा था। तो सांप को जब उसने काट लिया था तो क्या हुआ कि उसको जो है ना तुरंत उसके लड़के को कहाँ लेके गए थे? झाड़ फूक करने वाले के लिए लेके गए। सारा अपने घर का अनाज दान वगैरह सब कुछ कर दिया लड़के को, मगर वो बचा नहीं पाई। तो बचाने के लिए उसने जितनी जितनी कोशिशें करी थी वो यहाँ पर लिखनी है। अब ध्यान रखिए, जब हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 रहती है, यानी कि आप यहाँ पर 2 से 3 लाइन का आंसर लिखेंगे। इससे ज्यादा लंबा आंसर आपको नहीं करना है। ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो इनको सिर्फ आप 2 से 3 लाइन का ही आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा अतिथि कौन कहलाता है? तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ क्या था? अच्छा अतिथि कौन कहलाता है? वो कहलाता है। पाठ कौन सा था? अतिथि तुम कब जाओगे। तो लेखक के यहाँ एक अतिथि आ गए थे, 4 दिन रहे और 5वें दिन अभी वो और रुकने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने धोबी के बारे में पूछ लिया था। तो अब क्या उन्होंने पाठ के आधार पे, अच्छा अतिथि वो होता है जो आए, 1 दिन रहे, अपना मान सम्मान बनाए रहे और दूसरे या तीसरे दिन चला जाए। क्योंकि जब वो कम दिन रहेगा तो उसकी आवभगत अच्छे से हो पाएगी, लोग अच्छे से समय दे पाएंगे, उसकी जितनी डिमांड्स होती हैं, जिनका जितना सम्मान किया जाता है, वो सभी कुछ हो पाएगा। लेकिन जब बहुत दिन तक कोई अतिथि रुक जाएगा तो नतीजा क्या होगा? उनका ज़्यादा मान सम्मान और सत्कार नहीं हो पाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है, धर्म की आड़ पाठ में लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो धर्म की आड़ पाठ में संदेश क्या दिया था उन्होंने कि धर्म की आड़ में बहुत से लोग अपना फायदा निकालते हैं, यानी कि सीधे साधे लोगों को उल्लू बना ले जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है धर्म की आड़ पाठ हमें ये संदेश देता है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अपनी सारी बुद्धियां और सारी इंद्रियों को खोल के। ऐसा ना हो कि कोई हमारा फायदा उठा ले, कोई हमसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे काम करा ले जो नहीं करने चाहिए थे। स्वार्थ सिद्धि मतलब वो हमें बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें धर्म को मानना है, लेकिन किसी के आगे हमें बुद्धू नहीं बनना है। ये चीज़ हमें इस पाठ के द्वारा संदेश में मिलती है। फिर आता है यशपाल जी की कहानी, दुख का अधिकार में दुख मनाने का अधिकार सबको क्यों नहीं है। तो उन्होंने क्या दिया था? दुख के अधिकार में उन्होंने 2 लोगों की तुलना करी थी। एक वो बुढ़िया जो खरबूजा बेच रही थी, उसका बच्चा मर गया था, और एक ऐसे ही कवि के जो है लेखक के घर के पास में एक संभ्रांत महिला थी जिसका बच्चा मर गया था, और वो जो है बार बार गिर जाती थी बेहोश होके। हमेशा उसके सामने जो है बगल में डॉक्टर बैठा रहता था। 2-2.5 महीने से वो बिस्तर पर ही थी।
और इधर उसका बच्चा जो खरबूजा बेचने वाली होती है, उसका बच्चा अभी कल मरा होता है और वो दूसरे दिन जो है वो खरबूजा बेचने आ जाती है। तो यहाँ पर क्या था, दुख का अधिकार पाठ में दो लोगों की चीज़ें तुलना करी थी। एक गरीब जिसको अपनी ज़रूरतें पालन करने के लिए दुख मनाने का समय ही नहीं है, कि उसे अपने घर की ज़रूरतें, ज़रूरत क्या, खाना, अगर वो जाएगी नहीं बाहर बेचने तो खाना नहीं मिलेगा, उसके घर के बच्चे और बहू भूखे मर जाएंगे। और दूसरी तरफ उनके पास बहुत अच्छा पैसा था, तो वो दूसरे दिन क्या, वो 2.5 महीने से ही दुख मना रही थी और लोग उनका सहानुभूति भी दे रहे थे। और इधर खरबूजे वाली का कोई खरबूजा नहीं खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कल मरा था और वो सूतक में घर के बाहर निकल आई थी और खरबूजा बेचने के लिए, और कोई उसका खरबूजा नहीं ले रहा था। तो ये चीज़ आपको बताने की वो यहाँ पर तुलना की, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि ये दोनों की आप तुलना करेंगे और फिर उसके बाद ये बताएंगे कि दुख दोनों का ही बराबर है, मगर उन दोनों को मनाने का अधिकार एक जैसा नहीं मिला था। कारण क्या था? उनकी आर्थिक परिस्थितियां, उनकी ज़रूरतें। एक संभ्रांत महिला थी, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, और एक गरीब थी जिसकी आर्थिक अच्छी नहीं थी और उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। तो ये सिमिलैरिटी दिखाकर आप यहाँ पर करेंगे। अब इसमें आपके सामने ऑप्शन आया कि इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्या दिया है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि मई की रात को कैंप 3 में क्या घटना घटी और एक अन्य साथी ने लेखिका की जान कैसे बताई। तो वो कौन सी घटना थी 3 पे? जहां पर रात में ग्लेशियर का एक टुकड़ा जो है लेखिका के कैंप के ऊपर गिर गया था और लेखिका उसी कैंप के अंदर फंस गई थी। मगर क्या हुआ, उनके एक साथी ने बड़ी जद्दोजहद करके कैंप को फाड़ के अपनी चाकू से और उनको उस कैंप के से बाहर निकाला था और उनको कोई भी चोट नहीं आई थी। तो इस तरीके से वो पूरी घटना को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, पूरी घटना को एक्सप्लेन करेंगे आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 अंक के। फिर आपके पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। कैसे? भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसी लाल तुझ बिन करहूं करें। तो ये कौन से पाठ में दिया गया है? जहां पर रहीम जी ने बताया था कि मैं एक अछूत व्यक्ति, रैदास जी ने बताया था कि मैं एक अछूत व्यक्ति हूं और मुझे जो है सभी ने धुतकारा था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हुई आपकी पूजा अर्चना करके कि आज सभी लोगों ने मुझे संत के स्थान पर पहुंचा दिया है। तो ये वही वाली लान है, ऐसी लाल तुझ बिन करहूं करे, यानी कि ऐसी कृपा आपके बिना कोई और नहीं कर सकता है। तो ये कौन नहीं कर सकता और क्या नहीं कर सकता, ये चीज आपको बतानी होगी कि मुझ जैसे अछूत व्यक्ति को भी आपकी कृपा से जो है ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई कि मैं जो आज हूं वो अछूत से एक संत बनकर प्रकट हो गया हूं। तो ये चीज आपको इसमें व्यक्त करनी है। फिर नेक्स्ट क्या है? रहीम ने सागर जल की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम के दोहे के आधार पर लिखिए। तो रहीम जी ने क्या बताया था वो अपने दोहों में कि जो सागर का जो जल होता है वो इतना खारा नमकीन होता है कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति उसके पास चला जाए तो वो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी पी, कोई भी व्यक्ति प्यासा होगा उस सागर के पानी को पी नहीं सकता। लेकिन और उसके विपरीत पंख जल यानी कीचड़ का जो जल होता है वो बहुत से प्राणियों की जान बचाता है, कि उस जल को पीकर जो है उसमें बहुत बहुत सारे कीड़े पनपते हैं, उनको जिंदगी मिलती है। उसी तरह बहुत से जानवर आकर उन पानियों को पीते हैं, गंदा जो कीचड़ वाला पानी रहता है। तो कीचड़ का पानी ज़्यादा उपयोगी है बनिस्बत सागर के, इसलिए हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें। ऐसा नहीं कि हम इतने बड़े भी हैं और किसी के काम नहीं आए, मगर हम छोटे से ही हों लेकिन काम आए। यानी कि सागर इतना बड़ा है लेकिन किसी के काम नहीं आता, लेकिन कीचड़ थोड़ा सा ही होता है और लोगों के बहुत सारे काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर में सुखिया के पिता के साथ कौन सी घटना हुई? एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए। तो एक फूल की चाह कविता में क्या था? सुखिया जो है जिसे महामारी ने पकड़ लिया था, तो बेहोश होने से पहले अपने पिता से क्या बोलती है कि मुझे माता के प्रसाद के रूप में जो है एक फूल चाहिए। वो बोलती है माता के प्रसाद के रूप में एक हमें फूल चाहिए, लेकिन उसके पिताजी एक अछूत होते हैं तो उनका मंदिर में प्रवेश मना होता है।
लेकिन तब भी जो है मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे वो अपने आप ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो नतीजतन क्या होता है कि लोग उनको पकड़ लेते हैं और पकड़कर मारते हैं कि एक अछूत व्यक्ति कैसे जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। तो वहां पर जो है उसको मारा जाता है। मारने के जैसे उसको धक्का मुक्की होती है, वो गिर जाता है। तो गिरने से उसके हाथ में जो फूल होता है माता के प्रसाद का, वो भी जमीन पर गिर जाता है। तो वो जो फूल उसने लिया था सुखिया के लिए, वो भी जो है नष्ट हो जाता है। और दूसरा, इसने एक अपराध किया था, तो वहां लोग उसको पकड़ के कहाँ ले जाते हैं? न्यायालय ले जाते हैं। और न्यायालय ले जाकर वहां पर उसको दंड क्या दिया जाता है? उसको दंड दिया जाता है 7 दिन का कारावास। तो ये पूरी घटना आपको बतानी है कि जब वो मंदिर में क्यों गए, कैसे प्रवेश किया उन्होंने, उनको प्रसाद मिला, लेके लौट रहे होते हैं तो लोग उनको किस तरीके से पकड़ते हैं, मारते हैं, प्रसाद बिखर जाता है। बहुत ही अफसोस करता है सुखिया के पिता कि जो है मैं अपनी बेटी तक ये प्रसाद नहीं पहुंचा पाया। फिर उनको न्यायालय ले जाया जाता है, जहां पर उनको 7 दिन का कारावास दे दिया जाता है। तो पूरी घटना को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? रहीम के पद के आधार पर बताइए। यानी कि यहाँ पर दिया है, सबसे पहले तो हम बताएंगे, रहीम जी कहते हैं कि अगर प्रेम रूपी धागा टूट जाए, यानी कि संबंध, जो प्रेम के जो संबंध होते हैं, अगर उनमें एक बार किसी तरीके से खटास आ जाए, यानी कि संबंध में किसी वजह से विरक्ति हो जाए, वो दूर हो जाए, तो वो आपस जोड़ने से जुड़ते नहीं हैं। और अगर जोड़े भी जाएं तो उनमें एक गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाए तो वो फिर पहले जैसा नहीं हो सकता, और अगर उन्हें हम जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जब प्रेम के संबंध दोबारा जुड़ते हैं तो उनमें पहले जैसी बात नहीं रह पाती है। तो इसको पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, इसी में हमारे पास ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक करना है। क्या दिया? एक फूल की चाह कविता का केंद्रीय भावों अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, का केंद्रीय भाव अपने शब्द में लिखना है। कैसे? इसका केंद्रीय भाव किस पर आधारित था? उसमें समाज में व्याप्त जाति प्रथा को लेकर, जाति और अछूतों का जो कहीं पर भी प्रवेश नहीं था, इसका केंद्रीय भाव ये था। तो केंद्रीय भाव लिखने से पहले हमें कहानी को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा और फिर लास्ट में हम इसकी जो है केंद्रीय भाव लेकर आएंगे। तो यहाँ पर महामारी से लेकर जो आपको हमने पूरी कहानी बताई थी अभी, तो जैसे हमने जस्ट अभी बताई कि उसको 7 दिन का कारावास हो गया। 7 दिन का कारावास होने के बाद में जब वो वापस आता है तो वो अपनी बेटी को घर पर नहीं पाता, तो और दौड़ा दौड़ा शमशान जाता है। उसको सभी अगल बगल के लोग बताते हैं कि तुम्हारी बेटी को शमशान ले गए। जब वो शमशान पहुंचता है तब तक उसके सभी मित्रगण उसकी बेटी को जला चुके होते हैं। तो वो बहुत अफसोस करता है कि आखिरी समय में भी वो अपनी बेटी को गोद में नहीं ले पाया। ये पूरी जो है कहानी आप यहाँ पर अपने शब्दों में शॉर्ट में करके लिखेंगे। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? तो इस कविता का केंद्रीय भाव कवि द्वारा ये व्यक्त किया गया है कि समाज में जिस प्रकार से छुआछूत व्याप्त है, उससे बहुत से लोगों को जो है भाविक क्या कहते हैं, भावना को ठेस पहुंच रही है। इसलिए इस जो जात पात को किसी हद तक समाप्त करना चाहिए। सिंपल इस तरीके से हम इसको व्यक्त करेंगे। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। अब आपके पास क्या दिया है? फिर से प्रश्न दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। अब ये हमारे कौन सी बुक के आ गए? स्पर्श के, सॉरी संचयन के। अभी तक हम स्पर्श पढ़ चुके हैं, स्पर्श के काव्य खंड के भी आ गए, गद्य खंड के भी आ गए। अब हमारे पास जो आ रहे हैं क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, ये संचयन बुक के दिए हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए ये हम डिटेलिंग में लिखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग, यानी एटलीस्ट 5 to 7 लाइंस का ये आंसर आएगा। कैसे? गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि कौवे को एक समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? कौवा समादरित कब होता है? जब वो श्राद्ध के समय में, श्राद्ध के समय में वो एक समादरित प्राणी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कौवे जो हैं वो हमारे पूर्वजों के प्रतीक हैं। तो उनके बहुत सम्मान किया जाता है, उनके लिए भोजन निकाल के रखा जाता है। अगर कौवे खा ले तो ये समझा जाता है
कि हमारे पूर्वजों ने जो है भोजन ग्रहण कर लिया। अब इसी के विपरीत कौवों को अनादरित भी कहा जाता है, क्योंकि कौवे जो हैं वो बहुत ही कर्कश आवाज द्वारा जो है बोलते हैं, जो लोगों को परेशानी का कारण बनती है। इसके अलावा कौवे का बोलना घर में मेहमानों के आने का भी प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए एक जगह जहां कौवों को समादरित यानी कि सम्मानित बोल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कौवों को अनादरित यानी उनका अनादर भी किया जाता है, उनको मार के उड़ा भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो क्या था, लेखक पाकिस्तान गए थे, तो वहां पर क्या हुआ था, जो है उनको बहुत तेज भूख लगी थी, गर्मी का महीना था और उनको कहीं खाने की अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तो वो जैसे ही गुजर रहे होते हैं तो एक होटल से बहुत अच्छी अच्छी रोटियों की महक आ रही होती है, तो वहां जाते हैं वो। तो वहाँ का जो व्यक्ति होता है उसको बातचीत से पता चलता है कि एक हिंदू है। तो वो बोलते हैं, पूछ लेता है वो, क्या आप एक हिंदू हैं? तो बोलते हैं हाँ मैं एक हिंदू हूँ और भारत से आया हूँ। तो बोलते हैं कि आपको यहाँ एक मुसलमानी ढाबे में खाना खाना स्वीकार है? तो वो बोलते हैं हाँ हमें स्वीकार है। तो वहाँ खाना खाते हैं। तो वो बताते हैं इसके प्रति उत्तर में लेखक क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानी होटल हैं, जहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा खाना खाना हो या अच्छी बिरयानी खानी हो तो हम लोग होटलों में ही जाते हैं। तो जब ये सारा विस्तरण कर रहे थे तो हामिद खां को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हामिद खां जब लेखक खाना खा लेते हैं तो हामिद खां को पैसे देते हैं, वो मना कर देते हैं, कहते नहीं मैं ये पैसे नहीं लूँगा, आप जो है अपने देश जाकर किसी भी अच्छे होटल में जब बिरयानी खाइएगा तो उसको हमारी तरफ से ये पैसे दे दीजिएगा और इस तरीके से उसे बताइएगा कि मैं भी यहाँ पर आपका जो हूँ इंतज़ार, इस तरीके से कोई व्यक्ति आपको परदेश में भी मिला था। तो ये पूरी डिटेलिंग आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, दिए जल उठे पाठ में किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो दिए जल उठे कहाँ पे था? जहाँ पर क्या कहते हैं आपका दांडी यात्रा शुरू होनी थी नमक बनाने के लिए। तो पटेल जी कहाँ गए थे? 7 मार्च को रास पहुंचे थे। तो वहाँ पर जो है पटेल जी का कोई भी भाषण देने का इरादा नहीं था, उनका कोई भी प्लान नहीं था कि वो वहाँ पर भाषण देंगे, लेकिन लोगों के बहुत कहने पर वो भाषण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मंच पे पहुँचते हैं और 2 शब्द बोलते हैं, तुरंत उस समय उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह के भाषण देने पर प्रतिबंध था। तो यह वहाँ पर निषेधाज्ञा कानून लागू करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप डिटेलिंग में, मैंने क्या बोला, कम से कम 5 से 7 लाइनों के बीच इनके आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें ऑप्शन भी आपके सामने दिया है कि 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? अबला नहीं सबला है नारी विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो ये निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध हम बहुत डिटेलिंग में लिखते हैं, वो कम से कम 200 से 250 शब्दों के बीच में जाता है, लेकिन अनुच्छेद उनका जो है संक्षिप्त रूप है। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें कम शब्दों में ज्यादा चीजों को व्यक्त करना है। पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जैसे हम लेते थे ना, हम निबंध में जब हम लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग्स डालते थे। यहाँ पर हेडिंग हम नहीं डालेंगे, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हेडिंग अंदर नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक हेडिंग के स्वरूप में एक पैराग्राफ लिखेंगे। सपोज जैसे आया, अबला नहीं सबला है नारी। तो नारी जैसे पहला हमने दिया नारी का स्वरूप, ठीक है, समाज में नारी का स्वरूप। अब समाज में नारी का क्या स्वरूप है, क्या स्थिति है, तो ये हम हेडिंग नहीं डालेंगे, हम खाली पहले पैराग्राफ में इसके बारे में लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि आधुनिक क्या कहते हैं, प्राचीन समय में नारी की स्थिति,
फिर उसके बाद पैरा चेंज करेंगे, वर्तमान समय में नारी की स्थिति, फिर कंक्लूजन निकालेंगे 2 लाइन का एकदम एंड में कि आज के समय में नारी अबला न लेकर सबला हो गई है, कि उसने सभी क्षेत्रों में कार्य किए हैं, वो प्रबल है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करना हो, रेलगाड़ी चलानी हो, टैक्सी चलानी हो, एरोप्लेन उड़ाना हो, युद्ध में कार्य करना हो, आज नारी जो है सबल होकर सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। तो इस तरीके से इसको हम, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे आप हेडिंग में नहीं डालोगे, ये ध्यान रखना। हेडिंग हमें डालनी ही नहीं है, हेडिंग के स्वरूप में हमें सिर्फ इसमें पैराग्राफ ऐड करते हुए चलना है। जैसे जैसे हम पैराग्राफ ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यही सेम चीज हम दूसरा देंगे। अब इसमें क्या दिया, पराधीन सपने हूं सुख नाही, यानी कि दूसरों की जो है बंदिश में हमें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब हम किसी के अधीन रहकर सोचे कि हमें सुख प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस पे हमें पैराग्राफ लिखने होंगे पूरे, कम से कम 3 पैराग्राफ का एक अनुच्छेद आपका आएगा ही आएगा। अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट, अपनी बुआ जी को पिताजी ने स्वास्थ्य सुधार की सूचना देते हुए पत्र लिखिए। फिर दूसरा क्या है, आपके विद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें आपने भी श्रमदान किया। श्रमदान करने का मतलब हमने भी उस सफाई अभियान में पार्ट किया, वहां पे सफाई करी। फिर आसपास के क्षेत्रों में खूब सफाई की गई तथा लोगों को सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। इन सभी गतिविधियों का वर्णन करते हुए बड़ी बहन को पत्र लिखिए। तो देखिए ये दोनों ही पत्र आपके सामने अनौपचारिक पत्र आए। हमने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र कहाँ होते हैं, जहां हम अपने जान पहचान वाले लोगों को पत्र लिखते हैं, जैसे कि आपके भाई बहन, माता पिता, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, इन सभी को हम जानते हैं। तो उनको जब भी हम पत्र लिखेंगे तो वो हमारे अनौपचारिक पत्र होंगे। तो अनौपचारिक पत्र का हमारा फॉर्मेट क्या रहता है कि सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, 3 लाइनों में हम अपना पता लिखते हैं। ठीक है, अपना पता हमने कैसे लिखा, आपको 3 लाइनों में हमने यहाँ पर अपना पता लिखा। ठीक, फिर उसके बाद हम जिसको भी पत्र दे रहे हैं उसको रिगार्ड देंगे। जैसे पहला क्या दिया, पिताजी की स्वास्थ्य, बुआ जी को पत्र लिखना है। अब बुआ जी हमसे बड़ी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सादर नमस्कार। जैसे हमने बोला सादर नमस्कार रहेगा, या ठीक है नमस्कार रहेगा, या अगर आप बॉयज हैं तो प्रणाम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, आपने ये लगाया, फिर जिसको भी लिख रहे हैं सादर नमस्कार। अब जैसे बुआ जी को है तो सादर नमस्कार बुआ जी, ठीक है, बुआ जी लिखा आपने। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है आपका, कि आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया। अब उसके बाद आप बुआ जी का हालचाल लेंगे, फिर उसके बाद पिताजी का हालचाल बताना शुरू करेंगे, वो आपका पूरा एक पैरे में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको जब खत्म करेंगे तो घर, बुआ जी के घर में जैसे फूफा जी को नमस्कार, फिर फूफा जी को नमस्कार लिखेंगे। फिर उसके बाद घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको बोलेंगे सभी उनका नाम लिखकर उनको स्नेह। ऐसे लिखने के बाद फिर आपका भतीजा, नीचे अपना नाम, भतीजा या भतीजी, ऐसे करके हम इस पूरे फॉर्मेट को खत्म करेंगे। ध्यान रखिएगा जितना भी कुछ है वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाएगा। न्यू लाइन भी शुरू करी जाएगी तो कहाँ शुरू करी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करी जाएगी, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज राइट हैंड साइड लिख दी तो वो हमारा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये नमस्कार यहाँ पर हम दिनांक भी डालेंगे। जैसे आज की डेट है तो हम आज की डेट भी करके डाल देंगे, जैसे 19/1 जो भी आगे है आप आज की डेट यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट हम यहाँ पर लिखेंगे। याद रखिएगा इस फॉर्मेट, पत्र के फॉर्मेट से रिलेटेड हम पहले भी अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप उसमें से देख सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का फॉर्मेट किस तरीके का रहता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है। 25 क्वेश्चन है हमारा पास में। दूरदर्शन द्वारा पुनः प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को बताते हुए अपने प्रिय मित्र को संदेश लिखिए। राष्ट्रपति, दूसरा उसमें ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राष्ट्र का संदेश लिखिए। तो संदेश हमने आपको क्या बताया था कि ये 25 शब्दों से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए।
तो उसी तरीके 25 से 30 शब्दों का आपको संदेश लिखना है, उसका स्लोगन बनाइए कुछ भी और उसमें मेंशन करिए। तो संदेश लिखने के लिए मैं आपको बताया था कि आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे आपने ऐसे करके स्क्वायर ले लिया, ओवल शेप ले लिया, या कोई ऐसे करके स्टार का शेप ले लिया, कुछ भी करके आप जो है एक शेप ले लेंगे, फिर उसके अंदर आप जो है लिखेंगे यहाँ पर कि क्या हमारा आएगा। और उसमें सबसे पहले संदेश लिखेंगे कि किस चीज के लिए हम संदेश लिख रहे हैं, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, जो भी है। संदेश लिखने के बाद अपना लास्ट में नाम जरूर डालें और डेट भी डालना है संदेश लिखने से पहले। तो संदेश से रिगार्डिंग भी हम अपना एक वीडियो आपको पहले भी दे चुके हैं, आप उसमें देखिए और संदेश लेखन के बारे में सारी जानकारी एकत्र कीजिए। याद रखिए, संदेश लेखन की भी वर्ड लिमिट रहती है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, ये 25 to 30 वर्ड्स का रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना होता है। मतलब आप कोशिश करिए कि 25 वर्ड्स के अंदर ही इनको ख़त्म कर दीजिए। बहुत लिमिटेड वर्ड राइटिंग होती है, लेकिन यह है कि फॉर्मेट याद रखिए कि हमेशा हम एक उसका साँचा बनाकर ही उसमें काम करेंगे। अब उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट, 2 मित्रों के बीच समाज में बढ़ते अपराध के बारे में 50 शब्दों का संवाद लिखिए। अब और करके आता है, पुत्री द्वारा बनाए गए चित्र को लेकर माँ पुत्री में हुए संवाद को 50 शब्दों में लिखिए। तो 50 शब्दों का मान के मतलब रख लीजिए कि एक पर्सन का कम से कम 3 से 4 संवाद, ज्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया 2 मित्रों के बीच में, तो आप 2 मित्रों के नाम दे सकते हैं। जैसे हमने बोला लक्ष्य, ठीक है, हमने एक मित्र का नाम रखा लक्ष्य और दूसरा का नाम रखा प्रमोद, ठीक है, ये 2 नाम रखे। तो आप 5 जैसे हम इसमें आ रहा है, तो इसमें कम से कम 3 से 4 संवाद आप लक्ष्य के रखेंगे और 3 से 4 संवाद किसके रखेंगे, आप प्रमोद के रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम एक रखने को तो हम 5-5, 6-6 भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमारे सामने वर्ड लिमिट रख दी गई है कि 50 वर्ड से ज्यादा हमको लेकर नहीं जाना है। अगर हम 50 वर्ड से ज्यादा लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे, वो उनका भी हमें ध्यान रखना है। फिर अब इसी तरह पुत्री द्वारा बनाए गए चित्र को लेकर माँ पुत्री का संवाद, तो माँ और पुत्री का, जैसे माँ के लिए भी आप जो है 3 से 4 संवाद रख सकते हैं। संवाद का मतलब 3 बार माँ बोलेगी और 3 बार पुत्री बोलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि माँ और पुत्री के जो भी संवाद हो रहे हैं एक के बाद एक रहेंगे। जैसे पहले बोला कि पुत्री ने चित्र दिखाया माँ को, माँ ये मैंने अपने हाथों से जो है चित्र बनाया है। तो माँ बोलेगी अरे वाह बेटा, तुम्हारी चित्रकारी तो बहुत अच्छी है। फिर पुत्री बोलती है माँ धन्यवाद, मैं इसके लिए नए रंगों चाहती हूँ, अपनी चित्रकारी को और अच्छा बनाने के लिए नए रंगों चाहती हूँ। तो माँ बोलती है अच्छा ठीक है, हम कल या परसों में बाजार चलेंगे तो वहाँ से तुम नए रंग खरीद लेना। फिर पुत्री बोलती है माँ आज ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम जो है अच्छे रंग खरीद सकें और मैं अपने आगे का जो है और चित्रकारी करना चाहती हूँ। तो माँ बोलती है अच्छा ठीक है, हम शाम को इतना सारा जल्दी काम खत्म करके चलेंगे। तो इस तरह 3-3 संवाद दोनों के हो गए, तो वो 50 वर्ड लिमिट के अंदर खत्म हो जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको वर्ड लिमिट्स दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें जब क्वेश्चंस नंबर्स में दिए जाते हैं ना, जैसे 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5 नंबर के, 4 नंबर के, तो उन्हीं के हिसाब से उनकी वर्ड लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इन वर्ड लिमिट्स के अंदर ही हम काम करें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, जल संरक्षण विषय पर 20 से 30 के शब्दों का नारा बनाइए। तो नारा हमने क्या बताया था, जन संरक्षण, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, उसमें आप बहुत से बना सकते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाओ तो अपने आप को बचाओगे। तो ऐसे जो इनोवेटिव नारे हैं वो आपको बनाने। देखिए इसमें भी दिया 20 से 30 शब्दों का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ना है हमें। फिर उसी तरह स्कूल चलो अभियान के विषय में 20 से 30 शब्दों का नारा लगाइए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बच्चों चलो स्कूल चलें, पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाएं, ठीक है। भविष्य बनाना है तो स्कूल जाना ही है,
इस तरीके से हम नारों को बनाएंगे। और नारे जैसे आप लिख रहे हो, आपने नारे सिंपल हमें ऐसे लाइन में नहीं लिखने, याद रखना है कि उनके थोड़ा सा अगर ड्राइंग भी बना दोगे तो वो और इम्प्रेसिव लगेगा। अच्छा, कभी भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किसी कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो पेंसिल के शेडिंग के थ्रू ही हम उस चीज़ को शो करेंगे, हम कलरिंग नहीं कर सकते हैं। हमें खाली इस्तेमाल क्या करना है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड पेंसिल। इसके अलावा हमें किसी और भी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने आपको नारे बता दिए और हमने आपको पूरा सैंपल पेपर समझा दिया कि किस किस तरीके से आपके पास में सैंपल पेपर आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। हम आगे और भी इसके सैंपल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन हम आपको फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना है। सबसे पहली बात, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उससे पहले 15 मिनट पहले हमको क्या मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग के लिए। उस रीडिंग में हमें सबसे पहले हमारे पास जो गद्यांश आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर ढूंढ के रखने हैं। क्वेश्चन पेपर में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता। आंसर शीट जो हमें मिलती है उसमें हम सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस या हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू पेन हम आंसर्स लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल लाइन खींचने के लिए या किसी तरह की कोई ड्राइंग बनानी हो जैसे कि हम नारा लेखन के दौरान करेंगे तो उसके लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो हाइलाइटर, नो अनदर कलर। फिर आप जो भी चीज़ें इसमें करेंगे अच्छे तरीके से साफ सुंदर राइटिंग के साथ में लिखेंगे। पहली चीज़ तो राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा आंसर, जैसे एक आंसर लिखा उसके बाद जब हम दूसरा आंसर लिख रहे हैं तो उसके बीच में गैप रहना चाहिए, कम से कम एक लाइन का गैप रखिए उसके अंदर, ताकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हमें ऐसा न लगे कि हौश पौश हो गया है, ये चीज़ हमें नहीं रखनी। फिर आपके पूरा क्वेश्चन पेपर 4 खंडों में विभाजित किया गया है, का, खा, गा, घा। का में हमारा अपठित गद्यांश आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। खा में हमारा पूरा 16 मार्क्स का व्याकरण आएगा। फिर उसके बाद गा आता है जिसमें पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, गद्य खंड के, काव्य खंड के, आपके स्पर्श के। फिर उसके बाद आपका संचयन के क्वेश्चन आंसर आते हैं। फिर उसके बाद हमारा घा खंड शुरू होता है जहां से हमारा वर्णात्मक लेखन शुरू होता है, जहां पर आपका अनुच्छेद लेखन, पत्र, संदेश लेखन और आपका नारा लेखन, ये सभी चीजें हमारी किसमें आती हैं, खंड घा में। बस हर एक चीज को आप टाइम लिमिट के अनुसार काम करिए और 3 घंटे के अंदर उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। आई होप आपको ये सेशन ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बस हम आगे और